उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पर बीजेपी ने किया कटाक्ष। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को दी सलाह, कहा कांग्रेस नेताओं को सामाजिक मुद्दों को उठाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों की सुविधा और आर्थिक व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। लगातार खिलाड़ियों के हित में दिन प्रतिदिन विभाग कर रहा काम। चोटिलों ने खिलाड़ियों को दी जाएगी प्रोत्साहन आर्थिक राशि। देहरादून में बारिश से किसानों को हुआ नुकसान। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा मुआवजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम व्यक्ति को उससे संबंधित जांच कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल जाएगी। वही खास बात यह भी है कि इन रिपोर्ट्स को प्रतिष्ठित हॉस्पिटल और डॉक्टर की ओर से स्वीकार भी किया जाता है। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने नई मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इन मशीनों से 4 धाम यात्रा मार्ग के साथ ही आदि कैलाश मार्ग पर भी इस मशीन को स्थापित किया जाएगा। वही सचिव स्वास्थ्य का कहना है कि ये मशीनें CSR के तहत आई है, लिहाजा जांच से पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। आज ये हेल्थ एटीएम जो पूरे हमारे 4 धाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। 4 धाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा प्रयास है कि हम राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाएं। हमारा स्वास्थ्य विभाग भी। तो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सभी जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह का आयोजन किया। मंत्री सतपाल महाराज ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि विकास के कार्यों में पैसे की कमी बिल्कुल भी आने नहीं दी जाएगी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम मंत्री सतपाल महाराज का धन्यवाद करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न कराने पर मेरे द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सभी जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इनका मनोबल भी बढ़ेगा। हमारे लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी है। निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है। भारी संख्या में लोग चुनाव जीत के आए हैं, जिससे विकास के कार्यों में काफी तेजी आएगी। इस पंचायत के अंदर इसको पूरी चुनाव को सफल बनाया, उसमें योगदान दिया, उन सबको सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप में इससे उत्साहवर्धन होता है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी बैठी हुई है, तो निश्चित रूप में हमारा लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है। बम्पर लोग जीत करके आए हैं और क्षेत्र का विकास होगा। मैं धन्यवाद करता हूं अपने मंत्री सतपाल महाराज जी का, जिन्होंने सभी सदस्यों का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का, प्रदेश ब्लॉक प्रमुख होगा, सभी अधिकारियों का जिन्होंने ये चुनाव संपन्न करा, उनका सम्मान किया। ये ऐसा में पहली बार देखने को मिल रहा। तो लोग कार्य नहीं करने जा रहे, उनके कहे सब कार्य बंद तो नहीं करेंगे।
हमारे कार्य जैसे थे ऐसे चलते रहेंगे। पूरे जिले को हमारा संकल्प है, हम इस जिले को नंबर 1 जिला बनाने का, वो हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। गुरुवार को 51 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 98। देहरादून में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारियों को कोविड गाइडलाइंस पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी, अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी, देहरादून से फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले और गुरुवार को 51 मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है और फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले और गुरुवार को करीब 51 मामले सामने आए हैं। बता दें कि देहरादून में सबसे अधिक केस कोरोना के सामने आए हैं। फिर एक बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली और लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और गुरुवार को 51 मामले सामने आए हैं और इसमें कयास लगाया जा रहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा कोई सख्ती भी बरती जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में इसके रोकथाम के लिए संभवतः राज्य सरकार द्वारा सख्ती बरती जा सकती है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर मेयर सुनील उनियाल नामा दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार मेयर की संपत्ति को लेकर बिजेरी पर निशाना साधे हुए। देहरादून के ऐशलेहाल पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में मेयर सुनील उनियाल गामा का पुतला फूंका। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि ऐसी कौन सी चाउमीन है जिसको बनाकर मेयर ने 10 गुना संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। देखिए, हमारे उनसे कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, उनके 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनकी जो संपत्ति है वो 10 गुना बढ़ गई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, उन्होंने बताया कि मैंने बड़ी मेहनत से चाउमीन का काम किया, उसके बाद ऐसे किया। तो हम चाहते हैं पूरा देश बेरोजगार है, संख्या बेरोजगार की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, देश प्रदेश में बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। तो बताएं वो किस तरह की चाउमीन है कि जिससे उन्होंने इतने करोड़ों की संपत्ति अर्जित करी और 4.5 साल में वो संपत्ति कैसे 10 गुना बढ़ गई, जिससे वो हमें बताएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बदबू आती है। इसमें विजिलेंस की जांच होनी चाहिए और इसमें अन्य प्रमुख जांचें जो राज्य स्तर पर होनी चाहिए, उससे जांच होगी तो उससे दूर से दूर पानी का पानी निकल के आ जाए। क्रिकेट के प्रशिक्षु छात्राओं से अश्लील बातें करने और उनका शोषण करने के आरोपी नरेंद्र शाह को देहरादून के एक अस्पताल में ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। रेफर होने के बाद पुलिस उनके उपचार पर नजर बनाए रखी हुई है। डिस्चार्ज मिलते ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसको पुलिस हिरासत में देहरादून लाया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कुठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा सप्ताह के दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के 5 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई। इसके साथ ही 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों बंबा मंडल स्तर पर विचार गोष्ठियां बाबा साहेब के कृतित्व व व्यक्तित्व पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रावासों में सेवा के कार्य व अस्पतालों में फल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम है और सभी जिला मुख्यालयों पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यतः 5 स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो सभी इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। उस दिन भी हम सभी मंडलों पे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है व्याख्यान का आयोजन हम लोग कर रहे हैं।
तो मंगलौर में राजबाई में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। निजी कंपनी में काम करता था युवक, मुंडलाना गांव का रहने वाला था युवक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, जहां पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मंगलौर से बड़ी खबर, राजबाई में युवक का शव मिलने से हड़कंप। निजी कंपनी में काम करता था युवक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुंडलाना गांव का रहने वाला था युवक और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निजी कंपनी में काम करा रहा था युवक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुंडलाना गांव का रहने वाला था युवक। तो रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर सुंदरखाल इलाके में एक यात्री बस के चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई। आपको बता दें कि 7 साल का मृतक पीयूष स्कूल में कक्षा 2 का छात्र था और गुरुवार की दोपहर स्कूल से बस में सवार होकर घर की ओर आ रहा था। इसी बीच पीछे से आ रही एक बस के चालक ने उसे अपनी चपेट में लेकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना पर मौजूद परिजनों ने घायल किशोर को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। प्रदर्शन करने के साथ ही बस मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताते कि ग्राम सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। जब स्कूल की बस खड़ी थी बस, अगली बस जो आई, जो वहां की एक निकलती चकोटिया बस निकलती, वो बस ओवरटेक करके बच्चों को ले गया। आगे वो बस जा रही थी रामनगर से, बच्चे रामनगर से आती है, ओवरटेक करके बस निकली है। बच्चे को वहीं पर ऑन द स्पॉट उन्होंने दे दी अपनी बात। इसमें क्या कर सकते हैं? जाम लगा, पूरा जाम लगा, तब तक निकलेगा जाम जब तक वो बच्चे का निकलने नहीं देंगे। तो बस चालक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बस चालक की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया और बस चालक की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। बस चालक पर सख्त कार्रवाई को लेकर विरोध किया गया। फिलहाल पुलिस ने लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तो बस चालक की लापरवाही सामने आई है, जहां पर बस चालक की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई पर गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। तो सड़क हादसे में मासूम की जान चली गई। और आइए आपको सीधा ले चलते कारा दूंगी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। भगवान बद्री विशाल की धरती से हम सबके बीच में आप पधारे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री और उत्तराखंड के तमाम विषयों का वहां पर समन्वय करने वाले आप सबके वकील बनकर लगातार केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करने वाले आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, और आज जिनके संयोजन में
पिछले अनेकों समय से, अनेकों कालखंडों से लगातार कालाधनी विधानसभा के सभी कार्यों को, और भगत जी कहे थे घोषणा कर दो, एक दो घोषणा यहां कर भी देंगे, ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक यहां का एक एक काम नहीं हो जाता है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बंशीधर भगत जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, भाई खिलेंद्र चौधरी जी, विधायक नैनीताल बहन सरिता आर्या जी, विधायक हमारे लोकप्रिय विधायक रामनगर आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष पुष्कर कपिया जी, हमारे हल्द्वानी के मेयर भाई जोगेंद्र रौतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बेला कोलिया जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाई आनंद धर्माल जी, प्रदेश के मंत्री राकेश मेहरवाल जी, हमारे जिले के यहाँ के सह प्रभारी भाई विवेक सक्सेना जी, हमारे वरिष्ठ नेता और अनुशासन समिति के अध्यक्ष आदरणीय दीपक मेहरा जी, जिला महामंत्री भाई रंजन बरगली जी, नवीन भट्ट जी, अध्यक्ष कालाधुनी मंडल विक्रम जंतवाल जी, कोटाबाद मंडल जोगा मेहरा जी, लामाचौड़ मंडल धीरज पांडे जी, मुखानी मंडल राजेंद्र नेगी जी एवं विठोरिया मंडल के सुरेश गौड़ जी एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे इस कुमाऊं के आईजी श्री नीलेश भरने जी, जिलाधिकारी श्री धीरज जी और एसएसपी श्री पंकज भट्ट जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो ये देख रहा हूं कि लगभग 2 घंटे अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ हुए हो गए हैं और मैं समझता हूं कि उससे भी पहले से काफी लोग सड़कों पर खड़े हैं, आसपास दुकानों में बैठे हुए हैं और इस सभागार के अंदर, इस टेंट के नीचे जितनी संख्या है उसमें से मैंने ये देखा कि कुर्सियों में जो नहीं बैठे हैं वो तो कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो इस पंडाल के अंदर बैठे हैं उसमें से एक भी हिला नहीं है, एक भी उठा नहीं है। प्रचंड गर्मी है और जैसा भगत जी ने कहा कि आजकल गेहूं कटाई का भी सीजन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबने और इतने गर्मजोशी से मेरा और सभी मंचासीन अतिथियों का यहां पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, आज आपके द्वारा और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों के द्वारा जो यहां पर भव्य रूप से और पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया है, मैं उसको देखकर अभिभूत हूं। आप सभी युवा साथियों के बीच में जब भी आना होता है, जब भी आप सबके बीच में आना होता है, तो हमेशा मुझे भी अपने उन दिनों की याद अवश्य आ जाती है। भले ही आज मैं मुख्य सेवक के दायित्व के रूप में हूं, लेकिन फिर भी आप सबके जोश को देखकर मैं निश्चित रूप से युवा मोर्चा के अपने पुराने दिनों की याद करता हूं। और जब मैं भी आपकी तरह ही मंच पर नहीं बल्कि कई बार ऐसे ही सामने युवा साथियों के बीच में हुआ करता था, आज आप सब लोगों ने जो एक आभार रैली यहां पर आयोजित की, उसके लिए मैं आदरणीय बंशीधर भगत जी का, यहां के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये आभार आपने व्यक्त किया, आभार तो मुझे आप सबका व्यक्त करना है, क्योंकि आपके द्वारा जो ऊर्जा दी गई, जो समर्थन दिया गया, और जैसा आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना के बाद इस देवभूमि के अंदर पहली बार किसी भी सरकार को दोबारा लाने का काम किसी ने किया तो आप सब लोगों ने किया भाइयों बहनों, और उसी ऊर्जा के कारण से
नई ऊर्जा के कारण से जो नकल विरोधी जैसे सख्त कानून, जिसके बारे में अभी यहां पर बंशीधर भगत जी ने, आदरणीय अजय भट्ट जी ने, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया कि नकल कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। नकल कानून इसलिए लाना पड़ा कि हमारे जो पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले हमारे बेटे बेटियां थे, हमारे भाई बहन थे, उनके मन में संदेह पैदा हो गया था कि अब हम परीक्षा देने तो जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में जो संदेह था वो कोई संदेह नहीं था, वो सत्य था कि लगातार, जैसा महेंद्र भट्ट जी ने कहा, लगातार कई सालों से इस पर घपले हो रहे थे, घोटाले हो रहे थे, परीक्षाएं लीक हो रही थी, बार बार प्रश्न पत्र जो है पेन ड्राइव पर नकल करवाने के लिए दे दिए जा रहे थे, या कौन सा प्रश्न उस परीक्षा में आने वाला है वो पहले ही लोगों के पास चला जा रहा था। बड़े बड़े माफिया गिरोह इसमें संलिप्त थे, इतने बड़े बड़े लोग थे कि उन पर हाथ डालना भी आसान काम नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तय किया इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कितना ही जो है हमको संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। और इसमें हमने कार्रवाई का निर्णय लिया, और कार्रवाई का निर्णय जब लिया तो एक के बाद एक जो भी इसमें आरोपी थे, जो भी इसके अपराधी थे, उनको जेल के अंदर डालने का काम हुआ। 92 लोग अभी तक जेल की सलाखों के पीछे इसमें जा चुके हैं भाइयों बहनों। और हमने किसी का मुंह देखकर, किसी की पहल देखकर या किसी को बड़े स्थान पर देखकर ये कार्रवाई नहीं की, हमने एक समान रूप से कार्रवाई करी। जो भी इसमें अपराधी होगा, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने का निर्णय लिया भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, जब हम नकल कानून को ला रहे थे तो उसका ड्राफ्ट हमने बहुत तैयारी के साथ तैयार किया, और उसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। जो भी नकल करवाते हुए पकड़ा जाएगा, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। 10 साल तक की सजा का प्रावधान अलग से, सारी संपत्ति कुर्क करने का, जो भी इसका माफिया को इसमें संलिप्त होंगे उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी इसमें जो हमने प्रावधान किया है। और जो बच्चे, जैसा अभी लोगों ने इसमें बरगलाने का भी काम किया है कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले, कक्षा 8 में पढ़ने वाले, इन बच्चों को भी जेल में डाला जाएगा। अरे भाई नहीं, हमने इनके लिए कानून नहीं बनाया। एक बहुत बड़े हमारे किसी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझे कहा एक दिन, अरे धामी जी आपने कौन सा कानून बना दिया, कौन सा कानून बना दिया? बोले आपका बच्चा भी कक्षा 8 में आ जाएगा, अभी वो भी कहीं नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, क्या उसको भी जेल में डालोगे? मैंने कहा नहीं, हमने उन बच्चों के लिए कानून नहीं बनाया है। हमने ये कानून न कक्षा 8 वाले के लिए बनाया है, न कक्षा 10 वाले के लिए बनाया है, न कक्षा 12 वाले के लिए बनाया है। ये कानून हमने उनके लिए बनाया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, जो नकल का सहारा ले रहे हैं। भाइयों बहनों, जरा आप सोचिए, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं। कितनी माताएं बहनें हैं जो अपना पेट काट कर, अपने खाना न खाकर, अपना दूध बेचकर, घी बेचकर, सब्जी बेचकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, और उनके पास कोई पूंजी नहीं होती है। उनके पास अगर कोई पूंजी होती है, कोई धन होता है, तो उसके बेटे और बेटियां होती हैं उनके। और अगर उनकी इस मेहनत पर, इस शिक्षा पर ही अगर डाका पड़ जाएगा, अगर इसको ही चुरा लिया जाएगा, इस पर ही छल प्रपंच हो जाएगा, तो उनके पास क्या बचेगा? इसलिए हमने तय किया कि हम हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून लाएंगे भाइयों बहनों। इसके बाद 3 परीक्षाएं आयोजित हो गई हैं, 3 परीक्षाएं आयोजित हो गई हैं, और तीनों ही परीक्षाओं में हमारे युवा, नौजवान, हमारे भाई बहन बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग और जोश के साथ, और बहुत ही मैं कहूं मन का संदेह दूर करके उन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है।
और तीनों परीक्षाओं में 3 लाख से भी ज्यादा नौजवान भाई बहनों ने भाग लिया है। और मैंने दावे के साथ कहा, मैंने विधानसभा के सत्र में भी कहा, मैंने कहा आप सब लोग कह रहे थे, हमारे विपक्ष के भाई, विपक्ष के लोग, अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको कहना है। तो कह रहे थे कि आप थोड़ा देर से नकल का कानून लेकर आए। मैंने कहा ये नकल जरा हो कब से रही थी, थोड़ा ये बताइए। नकल ये तब से हो रही थी जब से राज्य बना और 2014-15 के बाद ये तेजी से काम शुरू हो गया। भाइयों बहनों, हमने कहा कि हम भले ही थोड़ा देर से लाए हैं, लेकिन इसको दुरुस्त तरीके से लेकर आए हैं। अब कोई भी नकल नहीं होगी, एक भी नकल नहीं होगी। और मैं सभी नौजवानों से, सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, इस माह में 4 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। हमने कैलेंडर चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।